तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल का इंतजार दिल्ली की सत्ता में पहुंचने के लिए करना पड़ा, लेकिन ये बनवास अब खत्म हो चुका है। बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो चुकी है और आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया और अभिवादन करने के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को, देश को और दिल्ली की जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना मैया की जय से शुरू किया अपना संबोधन और दिल्ली की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वो कहते हैं कि अहंकारी आपदा की हार हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। दिल्ली में झूठ फरेब के लिए अब कोई जगह नहीं है। शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट हुआ है। 21वीं सदी में पैदा हुए लोग पहली बार दिल्ली में बीजेपी का काम देखेंगे। बीजेपी ने दिल्ली में नया इतिहास रचा है। दिल्ली अपने आप में एक मिनी हिंदुस्तान है। दिल्ली के हर क्षेत्र में आज कमल खिला है और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आज़ादी के बाद पहली बार है कि दिल्ली एनसीआर की जितनी भी सीमाएं हैं उन सभी सीमाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो मुझे लगता है कि सभी राज्यों का सहयोग एक दूसरे को विकास के लिए जरूर मिलेगा। आदित्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। आदित्य, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है? जी नहीं, अभी कुछ समय है इस बैठक की। उसके बाद आगे की चीजें जो है तय की जाएगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले हैं आगे की तरफ और जितने भी नेता हैं वो अभी यहीं मौजूद हैं। हो सकता है कि कुछ देर में मीटिंग जो है शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने 27 साल के बाद में कमबैक किया है एक बहुत ही बड़ी जीत के बाद में, ये उनके लिए जो एक आयोजन है। आदित्य, मैं आपको रोकना चाहता हूं। आदित्य, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि अभी संजय हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं। संसदीय दल की बैठक है बीजेपी मुख्यालय में। यह बैठक शुरू हो गई है। मैं अपने पीसीआर के साथी से कहूंगा कि एक बार संजय शर्मा को लाइनअप करें, उनसे भी इस बैठक के बारे में चर्चा करते हैं। आदित्य, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, उसके हिसाब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 27 साल के बाद कमबैक जो है भाजपा ने किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है आप देखेंगे कि ये कार्यकर्ता जो गेट के अंदर की तरफ हैं, उसके बाद गेट के बाहर की तरफ देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं फूल लिए हुए, गुलदस्ता लिए हुए हैं, वो मौजूद और जश्न का माहौल है। पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील है, क्योंकि पीएम मोदी का यहाँ पे आने का प्लान था। उसके बाद से लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो उस तरह सख्त की गई थी। लगातार जो है कार्यकर्ता जो है लगातार आना शुरू कर चुके थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले हैं मीटिंग के लिए, उसके बाद जो है कार्यकर्ता जा नहीं रहे हैं घर अपने, वापस यहीं पर है। और जस्ट में हमारे साथ में एक युवा है, आकर के कह रहे थे कि हम जीत हमने हासिल की, उसमें हमें कुछ कहना है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? भ्रष्टाचार का काल है मोदी, हर परिवार का नाम है मोदी। दिल्ली की हवा है रूहानी, भाजपा की जीत है तूफानी। दिल्ली की हवा है रूहानी। परेशानी चाहे यमुना सफाई का हो या फिर दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले हमारे भाइयों का हो, वहाँ के लोगों का हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो आस्था, जो विश्वास उन्होंने जताया है उस पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा बहुत शिद्दत के साथ उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। हर जीत में आधी आबादी का एक बड़ा योगदान होता है। आप खुद केंद्रीय नेतृत्व कर रही हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं आप, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। क्या कहना चाहती हैं महिला सशक्तिकरण के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से काम कर रहे हैं और आधी आबादी के लिए चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हम बात करें, जेंडर बजटिंग की बात करें, लगभग 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो यानी हमेशा चाहे लखपति दीदी की बात करें, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और यही महिलाओं का, नारी शक्ति का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और उन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग उनको दिया है। हमारे साथ महिला और बाल विकास रोल
तो आखिर हर कोई भारतीय जनता पार्टी का हर नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार बनने जा रही है उसमें सबसे ज्यादा पूर्वांचली बहुल विधानसभा सीटों का रहा है। 22 सीटें हैं पूर्वांचली, जहां पर सबसे ज्यादा वोटर हैं। उन 22 सीटों में सिर्फ 22 में 5 पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बाकी सभी पार्टियां आप देखिए, बस सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। पूर्वांचल बिल्कुल 22 सीटों में से दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो बड़ी ब्रेकिंग अब आ गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद हैं। और इसी बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। आपको इंतजार करना होगा, कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि 5 मिनट में नाम तय हो जाएगा। बाहर निकलने में कितना समय लगता है इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त एक विधिवत अनुशासन है और इस नाम की घोषणा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इसके बाद तत्काल बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। कौन हो सकता है? क्या परवेश वर्मा है, क्या सिरसा है, क्या करनैल सिंह है, क्या मनोज तिवारी है? 22 सीटें यहां समझना होगा। पूर्वांचल बाहुल्य विधानसभा सीटों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं तो इसमें 22 सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और 22 पूर्वांचली बाहुल्य विधानसभा सीटों में से केवल 5 सीटों को छोड़ दिया जाए, 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई हैं, बाकी सभी सीट बीजेपी के पास गई हैं। 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, तो पूर्वांचल को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। आदित्य जी मैंने एक बार प्रश्न दोबारा दोहराएंगे क्या? आदित्य, बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है, कभी भी किसी भी वक्त नाम की घोषणा हो सकती है। बैठक में सभी नेता मौजूद हैं और वो तमाम नामों की चर्चा चल रही है। क्या परवेश वर्मा हो सकते हैं, मनोज तिवारी हो सकते हैं, करनैल सिंह हो सकते हैं, या सिरसा हो सकते हैं, या कोई नया चेहरा जो चौंका सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा की रणनीति रहती है, भाजपा जिस तरीके से काम करती है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस बार भी भाजपा जो आम जनता है, आम लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको चौंका सकती है। जिस तरीके से परिणाम घोषित होने के बाद में वो अचानक से किसी को भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा चरित्र जो बिल्कुल भी कभी सामने नहीं होता और उसको पर्दे के पीछे से आगे की तरफ ले आता है, वही होने वाला है। दिन भर ये कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो उनकी बातचीत जो है ये सामने जरूर आई थी। इनके साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम के आगे जो है ये लगाया जा रहा है या कयास लगाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अभी मीटिंग जारी है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, बड़े नेता जो हैं भाजपा के वो सभी मौजूद हैं। इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, कुछ ही देर में इस बात की भी जो जानकारी लोगों को मिल जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला। हो सकता है कि अभी जो मीडिया के सामने या आम लोगों के सामने इसका जिक्र ना करे, लेकिन फिर भी इस बात का अंदाजा अंदर खाने में जरूर तय कर दिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होगा। परवेश वर्मा का हमने नाम लिया। परवेश वर्मा का चेहरा जो खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तो 27 साल के बाद में परवेश वर्मा ने एक दिल्ली में एक जीत उनके चेहरे से ही लड़ा गया था, ऐसा पूरा देखा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो एक बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का था, उसके विपक्ष, उनके विरोध में वो खड़े हो रहे थे और बहुत ही बड़े मार्जिन से जो है हराया, लगभग 4000 का वोट का मार्जिन था, उससे हराया है। और उसके बाद परवेश वर्मा का अपना एक व्यक्तित्व भी है, उनको लोग पसंद भी करते हैं। जिस तरीके से उनका भाषण आया था, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने सरकार में किसी को नौकरी दी है, जिसको नौकरी दी है वो उनको वोट करें, जिसने नौकरी नहीं दी है, जिन बच्चों को नहीं मिली है वो हमें मतदान करें। इस तरीके का जो उनका बयान था, उसके बाद जिस तरीके से पूरी रणनीति रही, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन भाजपा जिस तरीके से काम करती है, भाजपा के जिस तरीके से काम करने का तरीका है, इससे ये कहना मुश्किल है कि कोई एक ऐसा नाम जो सबके सामने है
उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। किसी ऐसे चेहरे को आगे लेकर के लाया जाएगा जो पर्दे के पीछे है। कई ऐसे चेहरे हैं। चर्चा कर लेते हैं उनको जो है आदित्य, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरे पर निकलना है, उससे पहले ये नाम की घोषणा भी हो जाएगी और सरकार भी हो जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, रोली तिवारी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, हरि मोहन कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। हिमांशु भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तरफा संदेश और इसके साथ साथ कैलाश गहलोत को आप देख सकते हैं अंतिम समय में आम आदमी पार्टी छोड़कर मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। शायद मुझे लगता है कि भविष्य की गर्त में क्या है ठीक से उन्होंने पढ़ लिया था। लेकिन इन सब के बीच जैसे साबरमती फ्रंट देखा गया है, अब चर्चा इस बात की जा रही है कि यमुना रिवर फ्रंट भी बनने वाला है। डेफिनेटली बनेगा, बनना शुरू हो जाएगा ये कार्यकाल में। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट तो साबरमती रिवर फ्रंट के पहले बनना चाहिए था। ऐसे देखा जाए तो कि दिल्ली तो देश की राजधानी है भैया, वहां पर तो वो रिवर फ्रंट पहले बनना चाहिए। मगर दुरंदेशी थी नरेंद्र भाई मोदी की कि जो उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट बना दिया। और जहां तक अब ये चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री कौन, मैं सीधा बताऊंगा मनोज भाई, भाजपा की ये सोची समझी रणनीति है, भाजपा की ये सोची समझी व्यूह रचना है कि उनको सेकंड रंग लीडरशिप, टियर 2 लीडरशिप तैयार करनी है। तो आप देखोगे गुजरात से शुरू करके, मतलब के 2022 दिसंबर से शुरू करके अभी तक के जितने भी चुनाव आप देखोगे, आप जो नाम बता रहे थे लोग, जो नाम मीडिया में चल रहे थे, वो नाम में से कोई नाम नहीं था, कोई नया ही चेहरा आया। फिर वो गुजरात में भूपेंद्र पटेल हो, भजन लाल शर्मा हो राजस्थान के अंदर, मोहन यादव हो मध्य प्रदेश के अंदर, कोई भी हो। तो देखिए ये एक है ना सोची समझी स्ट्रैटेजी है। भाजपा का वरिष्ठ नेतागण आजकल सेकंड रंग लीडरशिप, आज से 10 साल बाद भाजपा को कौन चलाएगा उसे तय करने में लगा है। और यहां पर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के चलते ऐसे चेहरे सामने लाए जा रहे हैं कि जो सर्वस्वीकृत बन जाए। इसमें फिर आप देखोगे कि पुराने लोग जो बोलते थे, पुराने पत्रकार जो हमेशा चर्चा किया करते हैं कि जातिवादी समीकरणों का ध्यान रखा जाए, यहाँ यादव है, यहाँ ब्राह्मण है, मगर ये सब नहीं आता। ये सब तब आता है जब वो सर्वस्वीकृत हो। और भाजपा की ये स्ट्रैटेजी, जो करीब से जानता है ये नेतागिरी को, ये जो नेतृत्व है भाजपा का, उनको जो जानता है वो समझता है कि उनके लिए कोई एक जाति का होना या न होना ये कोई विपदा नहीं है। ये आदमी की कैपेसिटी क्या होती है, उनका नेतृत्व का क्षमता क्या होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे तो दिल्ली में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई ऐसा नाम कि जो नाम हमने कभी मीडिया में चर्चा भी नहीं हो, जाना भी नहीं हो, वो नाम सामने उभर के आए। वो नाम सामने उभर के आएगा और उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे। मनोज जी, आप क्या कहते हैं? हमेशा बीजेपी चौंका रही है, देश की राजधानी दिल्ली में भी चौंकाएगी। चुनाव जीतकर तो चौंका दिया, 27 साल का वनवास खत्म हो गया, लेकिन अब जो चेहरा निकल कर आएगा, अमित शाह ने सबसे पहले बुला लिया परवेश वर्मा को, क्या इसके इतर कोई चेहरा होगा? देखिए, अभी हिमांशु जी जो बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है और जो डिसीजन मेकिंग है, वो समन्वय और भविष्य को ध्यान में रख के डिसीजन करती है। और चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और आप खुद बता रहे हैं कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो आप समझ सकते हैं कि 27 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, वो आज के डेट में दिल्ली में नहीं है। और उसके बाद से अगर देखिए तो जो दिल्ली का डेमोग्राफी है वो पूरा चेंज हुआ है। और अभी आपने पूर्वांचल की बात की, नो डाउट 22 सीट में 17 सीट बीजेपी जीत के आई है और पूर्वांचल ने पूरे हाथों हाथ बीजेपी को उठाया है इस बार, और उसी का परिणाम है कि आज हम 48 सीट पे पहुंचे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद
जो पार्टी का जो समन्वय होगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें उनकी क्या दिशा तय होती है, कौन व्यक्ति सबको लेके चल सकता है, क्योंकि दिल्ली के सामने चुनौती है। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक तरीके से गैस चैम्बर बना के रखा है, और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सेवा करने के लिए दिल्ली की जनता से मांग रहे थे कि हमें एक मौका दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि जो उनके पैरामीटर में खरा उतरेगा, जो उनके विजन को दिल्ली में उतारेगा, जो दिल्ली की जनता का जो एक्सपेक्टेशन है, आज अभी हम लोग भाषण सुन रहे थे राष्ट्रीय कार्यालय पे जो दे रहे थे, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव है इस दिल्ली को लेकर, क्योंकि बिल्कुल उनके ऊपर कितना दबाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, राजस्थान में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। उड़ीसा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। हरियाणा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन इन किसी भी राज्य में, बड़ा गंभीरता से कह रहा हूं, इन किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। क्या दिल्ली को देश की राजधानी दिल्ली को पीसीआर के साथ ही गंभीरता से सुन लें, यह चर्चा आगे आने वाले समय में मुझे लगता है एक बड़ा संकेत लेके आएगी। देश की राजधानी दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। रोली जी से मैं पूछूंगा, लेकिन चर्चा वो बाद में सुनेंगे। लेकिन रोली जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में ये तय मान लिया जाए, इतनी जगह विधानसभा चुनाव हुए, महिलाओं ने, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, तो उसके पीछे महिला वोटर बहुत बड़ा कारण है, महिला मतदाता बहुत बड़ा कारण है। तो क्या देश की राजधानी दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? मुझे लगता है कि संसदीय बोर्ड किसी महिला का नाम आगे कर रहा है। आपके बोलने से पहले बिल्कुल ये विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था। कुछ लोगों के टिकट भी कटे थे, मैं नाम नहीं ले रही यहाँ, लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों के टिकट भी गए थे, उनका भी नाम का भी विचार आ रहा था। और ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा था, जो बिल्कुल दिल्ली जो केंद्र है, जिसका पूरे देश की नज़र है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि मिनी इंडिया या लघु भारत आप कह सकते हैं दिल्ली को, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो सब ऐसे वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के नतीजों को लेकर हमेशा चौंकाती रही है, मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चौंकाती रही है। और एक बात ये भी कही जाती है कि जिनके नाम चर्चा में या मीडिया में आ जाते हैं, वहाँ से इतर एकदम से नाम निकल करके आता है। और मैं आपकी बात पर मुझे लगता है कि 50-60% मोहर लगाने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे बहुत, जब से ये रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, ये परिणाम आने शुरू हुए हैं, मेरे मन में बार बार एक बात आ रही है कि हो सकता है जैसे कि राष्ट्रपति जी का नाम लेकर के आदरणीय मोदी जी ने सबको चौंका दिया था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी शायद किसी महिला को मुख्यमंत्री बना के चौंका सकती है, क्योंकि कई राज्यों में इंतजार किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दिया। उस सीएजी रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया, वो सीएजी रिपोर्ट जिसे विधानसभा में टेबल नहीं होने दिया, जिसे रोक कर रखा गया। अब उन्होंने कहा कि जनाब शुरू होने दीजिए, कैबिनेट में और विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी, और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। विपिन जी कुछ कह रहे थे? जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री जाने जाते हैं कि टफ टास्क मास्टर हैं, और जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि हिट द ग्राउंड रनिंग, तो यहाँ पर एक तरफ ये हर्षोल्लास का माहौल है, एक उत्सव को देखने को मिल रहा है यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में, लेकिन साथ साथ यहाँ पर समय नष्ट ना करते हुए यहाँ पर जो मंथन चल रहा है कि ताकि
जो आश्वस्त करा है, जनता के बीच जाकर एक संदेश दिया है भाजपा ने, उनके नेताओं ने। जो विधायक के उम्मीदवार थे उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे, और यहाँ पर तो मुझे लगता है कि उसमें बिल्कुल एक मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया है। और प्रधानमंत्री ने जो अपना एक संदेश दिया है, आज जितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे उनको बिल्कुल एक इसमें बिना किसी शक शुबा के एक साफ संदेश दे दिया है कि एक तो सीएजी रिपोर्ट के बारे में, और साथ साथ देखिए गौरतलब है कि जो यमुना मैया और जो वो जिक्र करा, तो वो भी उसके पीछे भी काफी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यमुना को लेकर जो जिस तरह के गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे कि यहाँ पर यमुना को जहरीला कर दिया है, और वाटर टेररिज्म की बात हुई थी, साथ में जेनोसाइड की बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये भी दिल्ली वालों ने लगता है कि उस पर भी एक रेफरेंडम है। कई चीजों पे आज जो ये नतीजे आए रेफरेंडम है। शीश महल की बात कर सकते हैं, शराब घोटाला जो भाजपा के नेता और खासतौर पे कांग्रेस बोलती थी कि हम लोग विसल ब्लोअर्स हैं, हम लोगों ने पर्दाफाश करा है। वो तमाम सारी चीजें और स्थिति जरूर हैं, लेकिन हिमांशु जी, आज जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अमित शाह आए, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि अंदर से गुदगुदा रहे हैं। और इतने चेहरे पे उनके खुशी, इतना हंसी मैंने ना मध्य प्रदेश की जीत पर देखी, ना मैंने राजस्थान की जीत पर देखी, ना मैंने हरियाणा की जीत पर देखी। लेकिन आप देखें वो गाड़ी से उतरते हैं, उतरते हुए जब वो कार्यकर्ताओं के पास आ रहे हैं, इतना प्रफुल्लित और इतना मुस्कुरा रहे थे, उन्हें लगा कि जरा कमाल हो गया। अभी आपको सही बताऊं मैं मनोज जी, अमित भाई ने जो दिल्ली चुनाव के अंदर व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट लेके जो काम किया है ना, हाँ, वो काफी दिनों से, पिछले 7-10 दिनों से, तो जब उसका फल सामने आता है ना, तब आदमी की चाल में, ढाल में, उसके बर्ताव में जो फर्क दिखता है ना, चेहरे पर जो सुकून दिखता है, खुशी दिखती है, वो हमें अमित भाई के। अरे आप हिरन का शिकार कर लो, खरगोश का शिकार कर लो, बटेर का मान लो, उतनी खुशी नहीं होती। जब लेकिन जंगल में आदमी शेर मार के आता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, प्रफुल्लित वो होता है, वो दिखाई दे रहा था। नरेंद्र भाई बहुत दिनों के बाद, आप देखिए उनको हरियाणा महाराष्ट्र के बाद, और अभी आज देखिए, तो आज नरेंद्र भाई की मुख मुद्रा जो थी ना, वो भी कुछ अलग थी। उन्हें भी कांस्टेंट आपको एक मलकाते हुए बात कर रहे थे वो, जैसे दुनिया को दिखा रहे थे। मैंने कहा था ना, ये मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई जगह से ऐसा कहा जाता था कि आप सब कुछ जीत लोगे, दिल्ली कहां से जीतोगे भैया। और ये आज जब मुमकिन हुआ, और उसी वजह से शायद उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में पिछले लास्ट 5 मिनट में उन्होंने जो दो बातें कही, जो मैं कहूंगा यहाँ पर, उससे बड़ा ताल्लुक है इसका। उनकी जो खुशी, अमित भाई के चेहरे की खुशी, एक तो उन्होंने कहा अर्बन नक्सल्स, ये एक सीधी सादी चेतावनी है ल्यूटेंट्स दिल्ली के अंदर रहने वाले काफी लोगों को, कि अब आप यहां से 9-2-11 हो जाओ। आपको याद हो तो जब 2014 में वो सत्ता पर आए थे और नई दिल्ली आके बसे थे, तब उन्होंने एक बारी कहा था 2016 में या 17 में कि पहले 2 साल तो मुझे दिल्ली में एडजस्ट होने में लगे। ये ल्यूटेंट्स में कौन कौन रहता है, कहाँ कहाँ रहता है, रह के क्या क्या करता है, वो जानने में मुझे वक्त लगा। इसका संदर्भ आज आप अर्बन नक्सल्स के ऊपर ले लो। और उन्होंने सीधा निशाना टाका राहुल गांधी के ऊपर, जो भारत से युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हमारी लड़ाई भारत से है। बिल्कुल, ये संकेत उन्होंने दिया। लेकिन आपको रोकूंगा, मनोहर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे मनोहर के पास चलेंगे। जी मनोहर, बताएं। बिल्कुल मनोज जी, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से लेकर के कांग्रेस पे जिस तरह से हमला बोला, और उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, हमने जो वादे किए वो जरूर पूरा करेंगे। हमारे साथ मनीष सिसोदिया को हराने वाले जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा हैं, राजनीति में काफ़ी पुराना है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। सीधे हम बात करते हैं इनसे। तरविंदर जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ की ओर से आपको बधाई हो। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह से उन्होंने रोड मैप बताया, तो ऐसे में आप लोग के लिए कितनी चुनौतियाँ?
देखो, सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की गारंटी, जहां पर उन्होंने जो कहा वो होके रहा। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये का वादा किया, 2500 रुपया देंगे। 21,000 रुपया गर्भवती के लिए कहा वो देंगे। बच्चों को फ्री शिक्षा वो कहा देंगे। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पब्लिक मीटिंग से ही ये माहौल चेंज हुआ और आज 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आई है। मारवा जी, आप मात्र 675 वोट से जीते हैं, तो ब्लड फ्लक्चुएशन, बीपी अप डाउन हो रहा था, जिस तरह से अप डाउन चल रहा था? कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हम तो लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं ना। हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम तो हारे हुए थे 11 साल, तब भी लोगों की सेवा कर रहे थे। ये तो इनका काम है, चोर डकैतों का। और वो अकेला थोड़ी मनीष सिसोदिया लड़ा था। 6 बार तो केजरीवाल आया जंगपुरा में, 7 बार अतीसी आई है। उसके बाद आपका भगवत मान 5 दिन वहीं डेरा लगा के बैठा रहा, 20 कैबिनेट उसकी वहाँ बैठी रही। और उसके बाद संजय सिंह एक झुग्गी में गया है, वहाँ तो छावनी बना रखी थी। 500 कार्यकर्ता पंजाब से आए उनका, फिर भी जीत हमारी हुई। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि जनता ने अब जो शॉर्टकट से राजनीति में आए थे उनका शॉर्टकट कर दिया। असल में जनता ने इसको चढ़ाया भी, ये झूठ बोलता रहा। अब जनता समझ आ गई जनता को। मनोहर, आपको रोकना चाहता हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू बात करते रहिए। आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। देश के प्रधानमंत्री इस बैठक से निकल रहे हैं। ये जो आप गाड़ियां जाती हुई देख रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बैठे हुए हैं। और उनके जाने का मतलब ये है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। नाम तय करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय से निकल चुके हैं। अब बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। बस इंतजार करना है कि इंतजार करेंगे कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होने वाली है। मनोहर, आप भी नजर बनाए रखिए। मैं कहता हूं एक बार संजय शर्मा हमारे संवाददाता हैं, उनके पास उनको लाइन अप करिए, उनसे पूछेंगे। लेकिन इन सब के बीच मनोज कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, बहुत सारी उम्मीदें, इन उम्मीदों को जगाकर काम तो शीला दीक्षित भी कर रही थी, काम तो दिल्ली की सरकार भी कर रही थी, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जगाई गई, ख्वाब दिखाए गए, स्वप्न दिखाए गए। और उन सपनों को दिखाने के बाद अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए। 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली बनाई, उससे बद से बदतर दिल्ली हो गई। और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्र सरकार की, कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमें नहीं करने दे रहे हैं। वही उम्मीदें बीजेपी ने जगाई। केंद्र की सरकार, बीजेपी ने बताया कि देखो ये नहीं कर पाया, हम कर सकते हैं। बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है, जिनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी यमुना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मौसम में हर बार दिल्ली की दवा दम घोटू हो जाती है। दिल्ली में रहने वाले लोग दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं क्योंकि वो वहां रह नहीं सकते, मरने जैसी स्थिति आ जाती है। देखिए मनोज जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल मतलब 3 व्यक्तियों का पूछा है, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। मैं बिल्कुल क्लियर कट मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि आप समझिए कि 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल IRS की नौकरी छोड़ के एक RTI एक्टिविस्ट बनते हैं और जिस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मूवमेंट लीड करते हैं और अन्ना के सहारे आगे बढ़ते हैं, और इसी दिल्ली की जनता उन्हें मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और उनको मैंडेट भी देती है। और आपने जो बात कही, जिस तरीके से शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाया, जिसका कहीं से कुछ हो नहीं पाया, और नो डाउट इसमें कोई भी दिल्ली का नागरिक ये नहीं कह सकता है कि शीला दीक्षित जी ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया उसके वजह से कुछ हुआ नहीं। और पिछले 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी दिल्ली